हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है आप सभी ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप सारे लेक्चर्स उसमें देखिए जिसमें मैंने सभी बहुत एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए, न्यूमेरिकल्स भी हो गए, सब चीज़ें हो गई हैं। अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम एक बार रिवीजन करेंगे। पूरे जो जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उसको हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और आरटीयू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक जो हैं जिन पे जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में कौन से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चंस कौन से आते हैं। और एक और चीज़, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि आरटीयू का जो पेपर है वो किस टाइप का आता है। तो मैंने यूनिट वन का जो एक वन शॉट बनाया था उसमें मैंने आरटीयू का पूरा पेपर डिस्कस करा है कि क्या उसका पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पैटर्न मैंने आपको डिस्कस किया है वो पैटर्न बिल्कुल सेम वही पैटर्न में आता है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 7 क्वेश्चंस आते हैं। बी पार्ट में 7 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट में जो आते हैं वो आते हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको सारे करने होंगे। 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 to 10 सबको करने हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रहे कि पूरा चैप्टर तो हो गया लेकिन यही नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट 1 का जो मैंने वन शॉट बनाया था उसमें आप देखना जो पैटर्न मैंने आरटीयू का डिस्कस करा है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपके आरटीयू में आने वाला है, प्लस इंटरनल में भी उसी तरीके का पेपर बनने वाला है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो आएंगे वो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो यानी कि ये टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन। फिर उसके बाद बात आती है कि जो बी पार्ट होगा, बी पार्ट में 7 क्वेश्चंस आएंगे। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट जो है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें बी पार्ट में 5 और सी पार्ट में 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, यानी कि ये 30 नंबर का हो गया और ये कितने का हो गया। हर एक क्वेश्चन यदि आपके पास है 4 नंबर का तो ये भी 20 नंबर का हो गया और ये 30 नंबर का हो गया। तो टोटल अपने पास होगा 70 नंबर का पेपर बनने वाला है। 70 मार्क्स का पेपर आएगा और वो आपको बहुत अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा और वो तभी पॉसिबल है जब आप सब लोगों ने मेरे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे। और सब्सक्राइब इसलिए मैं कह रही हूँ जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो आप सबसे पहले ये जो रिवीजन चल रहा है इस रिवीजन को देखने से पहले आप सारे वीडियोस देखना, मेरे जितने भी फ्यूल के मैंने वीडियोस बनाए हैं, लिक्विड सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल पे, वो सारे वीडियोस आप देखना विद न्यूमेरिकल। उसके बाद यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो जस्ट रिवीजन डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल क्या होता है। फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जिसको जलाने पर, ये मैं हिंदी में पहले बताती हूँ आपको, उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे उसी चीज़ को कि फ्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्यूल। It means the substance which produce large amount of heat in the presence of air. That substance is known as फ्यूल और ऑर्गेनिक फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूल की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्यूल। टाइप्स ऑफ फ्यूल मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 टाइप के फ्यूल होते हैं। सॉलिड में यदि हम सॉलिड की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बताया था। तो प्राइमरी फ्यूल कौन सा होगा उसका एग्जांपल यदि हमें देना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल आर देयर एंड गिव वन एग्जाम्पल। इन दैट केस आपको हर एक का एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो सॉलिड का यदि हम प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी का मतलब है जैसा नेचर से हमें मिला, नेचुरल सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल हम ले तो वुड है और कोल है। और सेकेंडरी का जो कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो कोल से कोक बनाते हैं। कोल से जब हम कोक बनाते हैं तो ये अब कौन कैसा बन गया, सेकेंडरी फ्यूल। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कोक। फिर लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, जैसे पानी की बोरिंग डलती है वैसे ही क्रूड ऑयल निकालने के लिए बोरिंग डलती है, पाइप्स उसके अंदर जाते हैं जमीन के अंदर, फिर हम उसको क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं। तो वो जो क्रूड ऑयल होता है दैट इज पेट्रोलियम, जैसा नेचर में है एज इट इज हमने यूज में ले लिया तो वो होता है पेट्रोलियम, वो है नेचुरल लिक्विड फ्यूल। और सेकेंडरी, जब उस क्रूड ऑयल में से हम बहुत सारे उसमें फ्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट होते हैं, तो जब उन लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम सेपरेट करेंगे, यानी कि हमने केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया है, केमिकल ट्रीटमेंट करते ही क्या होगा, जो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस जो आए हैं वो होते हैं सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी पेट्रोलियम ईथर एंड अदर लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल, क्योंकि उसमें हमने ट्रीटमेंट कर दिया, केमिकल ट्रीटमेंट। फिर बात आती है गैसियस फ्यूल की बात आती है। अब गैसियस फ्यूल में कौन कौन से, अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो नेचर से हमें जैसे मिलता है तो उसमें आ जाता है नेचुरल गैस, और सेकेंडरी में जहाँ पे हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया है, जैसे कि कोल गैस, ऑयल गैस, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी गैसियस फ्यूल। अब हम करते हैं बात कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट release when a unit mass or a unit volume of fuel burns, यानी कि एक यूनिट मास या एक यूनिट वॉल्यूम जब फ्यूल जलता है एयर की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं कंबशन प्रोसेस, उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है वो हीट होती है कैलोरीफिक वैल्यू। किसकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, उसी फ्यूल की, जो फ्यूल जल रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू अब दो टाइप की होती है, एक तो होती है HCV, ये जो क्वेश्चन की जो जिनकी डेफिनेशन है या टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, टाइप्स ऑफ दो तरीके की होती है, एक तो होती है HCV और एक होती है LCV। HCV मीन्स हायर कैलोरीफिक वैल्यू और LCV मीन्स लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये HCV जिसको हम बोल रहे हैं, फुल फॉर्म इसकी होती है हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और शॉर्ट में GCV। और इसी तरीके से लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और शॉर्ट में NCV। ये मैं आपको इसका दूसरा नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि HCV ना बोल करके क्या बोला जाता है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालो या GCV फाइंड आउट करो, है। यहाँ पे लोअर कैलोरीफिक बोलने की जगह ये बोला जाता है कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यदि आपको उसका दूसरा नाम नहीं पता तो आप सोचो आप कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए हमें इसके दोनों नाम पता होने चाहिए कि HCV को GCV भी बोलते हैं, और इनकी दोनों की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से LCV को हम और क्या बोल सकते हैं, NCV यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये चीज़ें हमें पता लग गई। अब जो HCV तो होती है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू होती है कि यदि हम कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, कंबशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली कि कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, वो तो हो गई हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो पता लगता है कि कुछ जो उसकी जो गैसेस हैं वो रिलीज हो जाती है, इवेपोरेट आउट हो जाती हैं, और एक्चुअल जो वैल्यू आती है वो कम आती है, और जो वैल्यू आती है वो कम है
आनी तो चाहिए इतनी जो हमने कैलकुलेट करी थी थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है वो कम आती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। और वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि कुछ अमाउंट जो स्टीम जनरेट होती है, जो स्टीम बनती है, वो इवेपोरेट आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एलसीवी को कैलकुलेट करने के लिए एलसीवी इज इक्वल टू एचसीवी माइनस 0.09H इंटू 587। 587 इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो अब ये H क्या है? H ये है कि यदि उस फ्यूल में जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही H2O बनेगा, उतना ही स्टीम जनरेट होगी। तो यदि H अमाउंट का हाइड्रोजन है तो उसके जो उसका 9 पार्ट, इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला ये कैसे बना, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो अब आप देखिए 2 ग्राम गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम गिव्स 9 पार्ट, 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि 1 में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव 9 ग्राम ऑफ H2O, तो 1 यदि इतना बना रही है तो H अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना H2O बनाएगी? डेफिनेटली 9H ही तो बनाएगी। और ये जो H है ये परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होता है, तो परसेंटेज की फॉर्म में है ये हाइड्रोजन, तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है। तो 9H अपॉन 100 हो गया। अब इस 100 को मैं हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं 0.09H, ठीक है। आगे क्या समझे? तो इतनी स्टीम जनरेट हो गई, तो जो स्टीम है वो इवेपोरेट आउट हो जाती है, इसीलिए जो HCV आएगी, जो एक्चुअल में इतनी वैल्यू आनी चाहिए, इतने प्रोडक्ट बने, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 0.09H इंटू 587, ठीक है। तो ये हो जाती है LCV। अभी आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाली है। मैंने न्यूमेरिकल्स जितने भी आपको करवाए थे उसमें आपने देखा होगा कि ये LCV का जो फॉर्मूला है वो बहुत जगह काम में आया है। अब यूनिट्स क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की? कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर केजी। अब इसमें यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, और मैं बताती भी जा रही हूँ कि कहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो यूनिट की बात होती है, यूनिट हम क्या करते हैं, कई बार हमें यूनिट जो है समझ ही नहीं आती कि पूरा आंसर तो आपने निकाल लिया और यूनिट अब याद नहीं आ रही कि क्या लिखें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी यूनिट लिख के आ जाते हैं। अब आप सोचो यदि यूनिट आने चाहिए कैलोरी पर ग्राम और आप लिख रहे हैं वहाँ पे लीटर लिख दिया, ठीक है, कोई और यूनिट लिख दी, तो उसका आंसर का मतलब ही चेंज हो गया। तो बेटर है कि यदि आपको यूनिट याद नहीं आ रही तो आप उस आंसर को वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आंसर आपका आ गया, वहीं छोड़ दीजिए, कोई भी गलत यूनिट मत लिखिए, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया जो आप गलती करते हैं। और जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू होता है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं सॉलिड फ्यूल की। सॉलिड फ्यूल कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सॉलिड फ्यूल में जब एग्जाम्पल आता है तो प्राइमरी फ्यूल की बात करते हैं, दैट इज कोल। वुड और कोल से, कोल इन दोनों में कौन सा वाला बेटर होगा? ऑब्वियसली कोल बेटर होगा, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज़्यादा है। और यदि कोल को कोक से कंपेयर करें, क्योंकि हम और बेटर क्वालिटी का बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। तो वो पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक अच्छे फ्यूल की क्या पहचान होनी चाहिए कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी? जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका कॉम्पोजिशन कितना है। सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन किसका होना चाहिए? कार्बन का होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसके अलावा जो है यदि हाइड्रोजन की बात होती है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये परसेंटेज कम होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। अब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ही नहीं है
तो वो कंबशन में क्या रोल, उसका कंबशन में कोई रोल ही नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यदि हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मॉइस्चर क्रिएट करेगा। और यदि सल्फर ज़्यादा होगा तो सल्फर का नेचर होता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो वो एपरेटस को खराब करने लग जाता है। तो ये भी क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से कैलोरीफिक वैल्यू जो सॉलिड की है वो इम्प्रूव होती है। तो वो कैसे हम एनालाइज करें, उसको एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं और दोनों ही मेथड अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। एक फर्स्ट है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और सेकेंड है अल्टीमेट एनालिसिस। अब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोल सैंपल को लेते हैं और उस कोल सैंपल में हम ये देखते हैं, वो जो सॉलिड फ्यूल हम ले रहे हैं उस सॉलिड फ्यूल में हम देखते हैं कि उस फ्यूल में कितनी मॉइस्चर है, कितना वोलेटाइल मैटर है, कितना ऐश कंटेंट है, और लास्ट में जो है फिक्स्ड कार्बन, उस फिक्स्ड अमाउंट में कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो मॉइस्चर, ये मैंने टेम्परेचर लिख रखे हैं। मॉइस्चर को निकालने के लिए जो हमने कोल सैंपल लिया है, जो फ्यूल लिया है, उस फ्यूल में कितना मॉइस्चर है उसको हम इतने 100 से 110 डिग्री पे रखते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में। तो जितनी भी मॉइस्चर होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर उसका वेट लेते हैं तो वेट कम आता है। तो पहले कितना वेट आ रहा था, अब कितना वेट आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है, फिर परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर सकते हैं। कितना आया वेट, चेंज इन वेट अपॉन एक्चुअल में वेट हमने कितना लिया था कोल का, सॉलिड फ्यूल का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे मॉइस्चर निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम वॉलेटाइल मैटर निकालते हैं। वॉलेटाइल मैटर इतने टेम्परेचर पे 925 प्लस माइनस 20 डिग्री इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखते हैं। और कितनी देर के लिए रखते हैं, 5 से 7 मिनट। इसको हम रखते हैं 30 मिनट्स के लिए। इसको हम रखते हैं 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। और वोलेटाइल मैटर को रखते हैं हम 7 मिनट्स के लिए। कितने टेम्परेचर पे, 925 प्लस माइनस 20 डिग्री। और उसको वो जिसमें भी हम रखते हैं, क्रूसिबल में रखते हैं, उसकी लिड लगा के रखते हैं। फिर उसके बाद जब उसका वापस से वेट लेते हैं, पहले इतना था अब इतना है, तो वोलेटाइल मैटर पता लग जाता है। फिर ऐश कंटेंट लास्ट में हम मफल फर्नेस में रखते हैं 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जिससे कि जितना भी वो होता है उसमें कार्बन वो जल जाता है और लास्ट में रेजिड्यू बच जाता है। तो उसका हम वेट लेते हैं और परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब ये तीनों जब कैलकुलेट हो गई, अच्छा मॉइस्चर इतने पे क्यों हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100, तो इसलिए मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें इतने टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, 100 से 110 डिग्री। फिर उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाती है तो 100 में से हम माइनस कर देते हैं, 100 माइनस इन तीनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड कार्बन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिससे हमें ये पता लगता है कि मॉइस्चर कितनी है, वोलेटाइल मैटर कितना है, ऐश कंटेंट कितना है और फिक्स कार्बन कितना है। अब इन चारों में से बताइए कौन सा वाला ज़्यादा होना चाहिए। एक अच्छे फ्यूल के लिए क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, फिक्स्ड कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, बाकी ये तीनों चीज़ें कम होनी चाहिए। सोचो यदि उसमें मॉइस्चर होगी तो वो पुअर क्वालिटी का, वो अच्छे से जलेगा ही नहीं, तो मॉइस्चर कम से कम होनी चाहिए। वॉलेटाइल मैटर होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसका कंबशन में कोई रोल नहीं होता, तो ये भी कम होना चाहिए। फिर बात आती है ऐश कंटेंट की। ऐश कंटेंट जो होता है वो तो रेजिड्यू होता है, जिसको हम राख बोलते हैं, तो बचा हुआ कंटेंट है जो कि कंबशन पूरा होने के बाद जो बच रहा है, तो यानी कि ये भी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो ये भी कम होना चाहिए। ये इम्प्योरिटीज की वजह, जितना ज़्यादा बच रहा है, जितना ज़्यादा ऐश कंटेंट बचेगा, इसका मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, और इम्प्योरिटीज का मतलब है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस उसमें ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ें कम होनी चाहिए और फिक्स कार्बन ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की, वो ये बताता है कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है कि नहीं। और वो कैसे बताएगा, फिक्स कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और ये तीनों कंटेंट कम होनी चाहिए, तो ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। और यदि ये कम है और ये क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो पुअर क्वालिटी का फ्यूल है।
तो ये एप्लीकेशन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की है। अब बात आती है अल्टीमेट एनालिसिस की। अल्टीमेट एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस, अब इसका दूसरा नाम यदि आपको पता नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आंसर करने के लिए आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए कि अल्टीमेट एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। अब एलिमेंटल एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों पांचों चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए ये एलिमेंट्स क्योंकि हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको एलिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे, कंबशन ट्यूब में हम क्रूसिबल लेंगे और फिर इसको हीट करेंगे, तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट होता है और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है जो कि इस पे न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, तो हमें पूरा इसका जो एक्सपेरिमेंट पार्ट है वो देना पड़ेगा और जो पूरा जिसका डायग्राम है कंबशन ट्यूब में किस तरीके से हम क्रूसिबल रख के उसको हीट कर रहे हैं फ्यूम को, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी। फिर सल्फर में जो है, सल्फर कौन सी वाली फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है? बेरियम सल्फेट की फॉर्म में। तो इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो बेरियम क्लोराइड यूज करते हैं। सल्फर को सल्फेट की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना होता है। हम इंडिविजुअली एलिमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वाली फॉर्म में लेंगे? H2O और CO2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन एस्टिमेशन यदि हमें करना है तो नाइट्रोजन को कौन सी वाली फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा? अमोनिया की फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में जब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी तो 100 में से हम माइनस कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस, ये हम फाइंड आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हमने फ्यूल लिया है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब अल्टीमेट एनालिसिस में अब आप देखिए कि इन सब में से क्या ज़्यादा होना चाहिए? कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन यदि कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए। ये तो इसमें भी यही था कि कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, इसमें भी यही है कि कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अब बाकी ये जो चीज़ें हैं इसका अमाउंट कितना होना चाहिए? एक अच्छे फ्यूम को यदि हम देख रहे हैं तो कार्बन तो ज़्यादा होना चाहिए, बट हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? सोचो यदि हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O बना देगा। तो इसकी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। सल्फर कोरोसिव नेचर होता है तो इसलिए सल्फर का अमाउंट कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा वो कोरोसिव कंपाउंड बनाएगा और एपरेटस को खराब कर देगा। तो सल्फर भी कम होना चाहिए। फिर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन तो नॉन कंबस्टिबल मटीरियल है, नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट है, तो ये नॉन कंबस्टिबल है तो इसका तो कोई नॉन कंबस्टिबल का मतलब ये जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। तो इसकी कैलोरीफिक जब वैल्यू होती ही नहीं है तो ये भी अमाउंट कम होना चाहिए। और ऑक्सीजन होना चाहिए बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर उस फ्यूल के अंदर H2O की फॉर्म में रहेगी। तो H2O की फॉर्म में रहेगी तो क्या होगा? वो फ्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी, तो वो तो होनी नहीं चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये फ्यूल में कम होने चाहिए और कार्बन कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो जिस एलिमेंट की कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो कोल है, सॉलिड फ्यूल है, इसको हम कैसे बनाएं? इसको बनाने का कोई तरीका है? तो हाँ, इसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब कोल को कोक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है, उसके लिए प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि जब कोल को कोक में कन्वर्ट हम करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट सुटेबल टेम्परेचर, दैट इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ठीक है,
तो कोल को जब हम कोक में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर भी अभी हम देखेंगे। तो यदि इसकी डेफिनेशन आती, शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोनाइजेशन आर देयर। तो कार्बोनाइजेशन की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ठीक है, आगे डेफिनेशन समझ में आ गई सबको। अब जो कोल है, इसमें जो हम कोल लेते हैं वो कौन सा कोल है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दे रखा है कोल जो होते हैं, एक तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे कोल के, 4 टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और इन चारों में से जो एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट में यदि एंथ्रासाइट अवेलेबल नहीं है, एंथ्रासाइट कोल अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम बिटुमिनस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल की ऑलमोस्ट बराबर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम एंथ्रासाइट यदि अवेलेबल नहीं है तो हम बिटुमिनस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीट और लिग्नाइट, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन। उसमें कॉम्पोजिशन जो कार्बन का होता है वो कम होता है, इसलिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। तो ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर, देन इन दैट केस यू हैव टू मेंशन ऑल द 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, फर्स्ट इज पीट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइट। ठीक है, ये तो 4 टाइप हुए। अब उसमें भी जो यहाँ पे हम कार्बोनाइजेशन में कोल कैसा लें, तो इसकी एक उसका नेचर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, वो तो हमने कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको 4 टाइप्स की बता दी है। लेकिन यदि इसका नेचर कैसा है, जैसे कि दिखने में कैसा है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है। केकिंग कोल, केकिंग कोल मतलब जो केक जैसा सॉफ्ट है। नॉन केकिंग, जो केक जैसा सॉफ्ट नहीं है, जैसे केक सॉफ्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा सॉफ्ट होता है तो वो केकिंग कोल है। नॉन केकिंग, वो केक जैसा सॉफ्ट तो नहीं है बट वीक है। इसका वो हम उसको यदि कहीं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लेंगे तो वो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा, वो वीक कोहेरेंट मास है। और तीसरा जो कैटेगरी है कोकिंग कोल, यानी कि कोक जैसा हार्ड, मतलब जो एकदम अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसको बोलते हैं कोकिंग कोल। अब जैसा कि आपको पता है कि रिएक्टेंट यदि हम अच्छा लेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल यदि हम अच्छा लेंगे तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। तो हम इन तीनों में से कोकिंग कोल लेंगे क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी का कोक चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोल लिया, कोकिंग कोल, और उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब हीट किया तो वो कोक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे कोल जो है कोक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमने कार्बोनाइजेशन को 2 टाइप में बताया है। एक तो होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और एक होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कार्बोनाइजेशन जो लो टेम्परेचर पे हो रहा है, और वो लो टेम्परेचर कितना है, 500 से 700 डिग्री। जब कार्बोनाइजेशन 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर पे होता है तो उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। और जब 900 से 1200 डिग्री के बीच में होता है तो उस केस में उस कार्बोनाइजेशन को बोलते हैं हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस तो वही हो रहा है कि कोल से कोक में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर में 500 से 700 के बीच में कोल से कोक में कन्वर्जन हो रहा है, और हाई टेम्परेचर में 900 से 1200 डिग्री के बीच में जो है कोल कोक में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है वो कौन से वाले मेथड में होता है, बिहाइव ओवन मेथड। 2 तरीके के मेथड्स होते हैं जिससे कि हम कोल से कोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है बिहाइव ओवन मेथड और दूसरा होता है ऑटो हॉफमैन मेथड। अब बिहाइव ओवन मेथड क्यों बोलते हैं, बिहाइव मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो वो ओवन जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा ऐसा डोम शेप होती है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं, इस ओवन की शेप जो होती है वो डोम शेप होती है और मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बी हाइव ओवन मेथड।
अब इसमें जो प्रोसेस चलता है कार्बोनाइजेशन, वो कितने टेम्परेचर पे चलता है, 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इसमें कोल से कोक में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम फिर ये दूसरा वाला मेथड क्यों करें? वो इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोक के अलावा जो चीज़ें बनती हैं वो रिकवर नहीं हो पाती। जो कोल गैस बनी, वो कोल गैस में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम रिकवर नहीं कर पाते बिहाइव ओवन मेथड में, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। तो हम दूसरे मेथड पे गए। वो कौन सा मेथड है? ऑटो हॉफमैन मेथड। अभी ऑटो हॉफमैन मेथड नाम कैसे पड़ा? जैसे बिहाइव का क्यों पड़ा? क्योंकि इसका बिहाइव जैसी शेप है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी शेप है। ऑटो हॉफमैन मेथड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो साइंटिस्ट का नाम था ऑटो हॉफमैन था, और उसने अपने नाम से ये मेथड दिया। और इसकी एडवांटेज, इसमें भी कोल से कोक में कन्वर्जन होता है, लेकिन इसकी एडवांटेज ये है कि एक तो ये हाई टेम्परेचर पे होगा तो और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बनेगा, कोक बनेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एडवांटेज है इसकी, जो इसकी डिसएडवांटेज है वही इसकी एडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। जो कोल गैस बनती है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है, नेफ्थलीन है, लाइट ऑयल्स हैं, वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो दो मेथड्स हैं जिनसे हम कोल से कोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब इसमें यदि वाई कैसे, व्हाट, वाई क्वेश्चन जो आते हैं वो हम आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, तो मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, 2 मेथड्स होते हैं, 1 and 2। और डिस्क्राइब मैंने कर ही दिया उसको, उसके डायग्राम दे रखे हैं, वो दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। इसमें एक डायग्राम है, इसमें 3 डायग्राम दे रखे हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका वीडियो भी आप देख लेना। तो लॉन्ग वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में क्वेश्चन आएगा। तो ये यहाँ पे हम रिविजन कर रहे हैं जिससे एक बार सारी चीज़ें पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसका जो ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बताया कि बाय प्रोडक्ट इसमें रिकवर नहीं हो सकते और इसमें ऑटो हॉफमैन में बाय प्रोडक्ट रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड फ्यूल। अब हम बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड फ्यूल में यदि हम पेट्रोलियम की बात करते हैं जो कि हम प्राइमरी फ्यूल है, तो प्राइमरी लिक्विड फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, उसका जो एग्जाम्पल है पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? जिसको हम बोलते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जमीन के अंदर पाइप्स जाते हैं, उसकी बोरिंग डलती है और उस पर हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं, तो दैट इज माइनिंग। अब जो क्रूड ऑयल हमें मिला है उस क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, पेट्रोलियम में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो एक तो पेट्रोलियम में होगी वाटर ड्रॉपलेट्स। जब हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाती है, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आती है, सल्फर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, उसको रिमूव करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उसमें बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। जो पेट्रोलियम है उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, अलग अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स हैं। उन लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर ड्रॉपलेट्स को रिमूव करा, जिसको और कौन से मेथड से करेंगे? क्वार्टरल्स मेथड। क्वार्टरल्स मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो चार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में से दो चार्ज इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उनके बीच में से लुब्रिकेटिंग ऑयल को यानी कि क्रूड ऑयल को पास करते हैं। तो जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इस पे चिपक जाती है, इन चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है और हमें प्योर जो है मतलब फ्री फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स वो पेट्रोलियम हमें मिल जाता है। अब सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उसमें से निकल चुकी हैं। अब हमें जो वो पेट्रोलियम मिला है इट इज़ फ्री फ्रॉम वाटर। तो उस मेथड को हम कहेंगे क्वार्टरल्स मेथड, जिसमें कि हम वाटर को अलग करते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है,
बाय पासिंग बिटवीन द टू चार्ज इलेक्ट्रोड्स। फिर हम करते हैं रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सल्फर कंपाउंड को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या करेगा वो, आगे जहाँ पर भी हम पेट्रोलियम को यूज़ में लेते हैं वहाँ पर वो एपरेटस को खराब करने लग जाएगा। क्योंकि सल्फर का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो ये अनवांटेड कंपाउंड बनाने लग जाता है एपरेटस में, और धीरे 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 वो जो एपरेटस है वो खराब हो जाता है। तो ये जो सल्फर है, सल्फर कंपाउंड को हम कैसे रिमूव करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करेंगे कॉपर ऑक्साइड से। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेंगे कॉपर सल्फाइड के, और फिर उस कॉपर सल्फाइड को हम अलग कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो अब सल्फर भी रिमूव हो गया। अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो आप लेक्चर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वो आप जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो वो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्रूड ऑयल को, जो पेट्रोलियम है, विच इज़ फ्री फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, फ्री फ्रॉम सल्फर कंपाउंड्स, तो इन दोनों चीज़ों से जब वो फ्री हो चुका है, अब उसमें जो फ्रैक्शन है उसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे। डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाते हैं, और डिफरेंट फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। सबसे जो हैवी ऑयल होता है वो सबसे पहले कंडेंस होगा, और सबसे जो लाइट है ऑयल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे लास्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में कंडेंस होता है, और टॉप पे से गैसेस रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट फ्रैक्शन हमें मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, लाइट ऑयल मिलते हैं, प्लस नैफ्थलीन, पेट्रोलियम ईथर, ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। उनको हम अलग कंटेनर में कलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, की पेट्रोलियम को कैसे हम रिफाइन करें, कैसे उसको प्योर करें। तो वाटर से फ्री कर लिया, सल्फर से फ्री कर लिया, और अलग अलग जो कॉम्पोजिशन थे उसको भी हमने सेपरेट कर लिया। तो ये पूरी बात आती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। इसमें शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये ध्यान रखो, शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 लाइनें लिख दो, उसमें यदि डायग्राम दे रखा है तो आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कभी भी शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ 4-5 लाइनें लिख दें और आंसर खत्म। क्वाड्रल्स मेथड पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्वाड्रल्स मेथड। तो वो क्वाड्रल्स मेथड आप बता सकते हो। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या है, क्रैक होना, ब्रेक होना। तो क्रैकिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें बिगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बिगर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। जैसे कि नॉर्मल डेकेन, अब डेकेन जो मॉलिक्यूल है वो तो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन है, तो उस लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करके स्मॉलर में कन्वर्ट करें, नॉर्मल पेंटेन में कन्वर्ट करें, तो that process is known as cracking. The process in which bigger molecule break down into smaller molecule, that process is known as क्रैकिंग। अब क्रैकिंग में क्या होता है, 2 तरीके की होती है, एक तो होती है थर्मल क्रैकिंग और दूसरी होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग जिसमें कि हम कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, केवल उसको हीट दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बन रहा है, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, या तो लिक्विड फेज में बनेगा या वेपर फेज में बनेगा। तो लिक्विड फेज के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर फेज में हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना है और प्रेशर कम रखना है, जिससे कि वो वेपर फेज में हमें मिल जाए। तो इसमें हमें केवल टेम्परेचर याद रखने की ज़रूरत है। लिक्विड फेज में जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 530 के आसपास होता है, और वेपर फेज में होता है
600 से 650 डिग्री होता है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब बात आती है सेकेंड टाइप की जो क्रैकिंग है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। वो क्रैकिंग जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, जो ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग, एक होती है मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। अब फिक्स्ड और मूविंग में क्या डिफरेंस है? कैटलिस्ट तो दोनों में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक में तो क्या है, चैम्बर में फिक्स है उसके बेड कि वहां जाएगा और वो रिएक्शन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मूवमेंट नहीं है, कैटलिस्ट मूव नहीं कर रहा, उसका जो बेड है, उसका जो चैम्बर है, उस चैम्बर में वो कैटलिस्ट बेड फिक्स है। बट मूविंग बेड में क्या होता है, हम इतना पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट लेते हैं कि यदि हम दूर से देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि वो एक कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो जो कैटलिस्ट है वो मूव करता है उसमें ट्यूब में, तो इसलिए उसको मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अब हम करते हैं क्रैकिंग हो चुका है, अब हम लिक्विड फ्यूल को कैसे हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करें, उसके दो मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पेट्रोल कैसे हम बनाएं लेबोरेटरी में। दो मेथड्स हैं और इन दोनों मेथड्स में से एक मेथड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन फिशर-ट्रॉप मेथड विद सूटेबल डायग्राम। तो ये दो मेथड्स हैं, एक तो है फिशर-ट्रॉप मेथड और दूसरा है बर्जियस मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं जिनसे कि हम सिंथेटिक पेट्रोल को बना सकते हैं या पेट्रोल को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। और ये जो सिंथेटिक पेट्रोल हम बनाएंगे वो पेट्रोल वही है जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो हम इंजन्स में यूज़ करते हैं। तो इनको बनाने का तरीका प्लस इसका जो डायग्राम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक में हमें डायग्राम याद करना है तो हम थ्योरी उसकी लिख सकते हैं। और आरटीओ में ये जो भी मैंने यहाँ टॉपिक लिखे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें फिशर-ट्रॉप मेथड और बर्जियस मेथड में से एक कोई मेथड आ जाता है और या ये पूछ लिया जाता है राइट नोट ऑन बर्जियस मेथड। तो बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं है ये, बट ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में आ जाता है, जिसमें अब अगेन शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं है कि उसका डायग्राम नहीं बनाना। बार बार मैं इस पे फोकस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इतना बताने के बाद भी वही मिस्टेक करते हैं कि डायग्राम बना के नहीं आते। डायग्राम पता है कि क्या था, इसका डायग्राम याद भी करके गए थे, बट एग्जाम में करके नहीं आए। तो एग्जाम में सबसे पहले यदि आपको लगता है कि इसमें डायग्राम है तो सबसे पहले डायग्राम बना दो और उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि डायग्राम यदि आप बना रहे हो इसका मतलब आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इन दोनों में से कोई एक मेथड आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात आती है कि नॉकिंग ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। नॉकिंग मैंने आपको बताया था आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में जब हम उसको लेते हैं, किसको लेते हैं, गैस मिक्सचर को लेते हैं, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को लेते हैं, और फिर जब वो स्टार्ट होता है तो उस टाइम उसकी 4 स्ट्रोक्स में वो आईसी इंजन कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्ट्रोक मैंने आपको बताए थे? फर्स्ट इज इनटेक स्ट्रोक जिसको सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। दूसरे सक्शन स्ट्रोक जिसमें कि हम मिक्सचर डालते हैं, फ्यूल और एयर का मिक्सचर ऐड करते हैं, यानी कि अब जैसे ही हमने फ्यूल मिक्सचर उसमें डाल दिया दैट इज सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि अब वो जो फ्यूल है वो कंप्रेस होगा, तो जैसे ही कंप्रेस किया जाएगा तो पावर स्ट्रोक चालू हो जाएगा, पावर स्ट्रोक आ जाएगा, यानी कि पावर प्लग के कांटेक्ट में आ जाता है। तो थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। और जैसे ही पावर स्ट्रोक के कांटेक्ट में, पावर प्लग के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो गैसेस रिलीज करेगा, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कितने स्ट्रोक हुए? 4 स्ट्रोक हुए। फर्स्ट इज इनटेक स्ट्रोक जिसको हम सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं, सेकेंड इज कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड इज पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ इज
एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये चारों स्ट्रोक मैंने डिटेल में बताए हैं आपको, तो वो आप एक बार डायग्राम पूरा उसमें देखना, पूरा समझाया मैंने आपको। ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग एक दूसरे के इन्वर्सली इन प्रोपोर्शनल होता है। यदि जिसका और नॉकिंग, अब नॉकिंग क्या है, रेटलिंग ऑफ साउंड, जैसे ही उसमें ये जब इंजन काम करता है और मान लो पुअर क्वालिटी का हमने यदि लिक्विड फ्यूल लिया है, तो उस केस में क्या होगा, बहुत तेजी से आवाज़ होगी और उस आवाज़ को ही हम बोलते हैं नॉकिंग। जो इंजन है वो बहुत आवाज़ करता हुआ काम करेगा। इसका मतलब है उसमें जो हमने फ्यूल लिया है वो पुअर क्वालिटी का लिया है। पुअर क्वालिटी से मतलब है उसका ऑक्टेन नंबर कम है। ऑक्टेन वर्ड कहाँ से आया, आइसो ऑक्टेन से। जब साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे फ्यूल लिए और उसमें चेक किया कि कौन सा वाला बेटर क्वालिटी का है, तो जिसमें आइसो ऑक्टेन था वो फ्यूल बहुत अच्छी क्वालिटी का था और बिना आवाज़ के काम कर रहा था। तो इसका मतलब है उसी को हमने रेफरेंस दे दिया कि ऑक्टेन नंबर नाम दे देते हैं इसको, कि जिसमें ब्रांच्ड कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे उसमें वो क्या होगा, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। तो यदि जिस फ्यूल में, जिस गैसोलीन का मतलब भी पेट्रोल ही होता है, तो जिसमें लीनियर कंपाउंड ज़्यादा होंगे उसमें नॉकिंग ज़्यादा होगी, और जिसमें जितने ज़्यादा ब्रांच या साइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उतना ही वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। ठीक है, तो ये तो पेट्रोल के लिए होता है। और सीटेन नंबर जो है किसके लिए होता है, डीजल के लिए होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और रिफॉर्मिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन यहाँ पे याद रखना है ये पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए गैसोलीन यूज किया जाता है। रिफॉर्मिंग एंड रिफाइनिंग का तो मतलब ये है कि यदि पेट्रोल में कोई इम्प्योरिटी है तो उसको हमें प्योरीफाई करना है, और वो इम्प्योरिटी मेनली कौन सी होगी, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स रिमूव करना जरूरी है क्योंकि कोरोसिव नेचर होता है, तो रिमूव करना जरूरी है। और रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन का मतलब रीफॉर्म करना, ऑलरेडी बना हुआ है अब उसमें रीफॉर्म, कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ गैसोलीन के स्ट्रक्चर में चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, उसको हम बोलते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। तो ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन और राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन और रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन। तो वो चीज़ें हमें देनी पड़ेगी कि रिफॉर्मिंग में कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें लीनियर कंपाउंड को ब्रांच्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रांच्ड को साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साइक्लिक को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है। जिसमें जितने ज़्यादा ब्रांच्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। और सीटेन नंबर उसका जस्ट अपोजिट है। डीजल और पेट्रोल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसीलिए तो अपोजिट होती है। मतलब डीजल की गाड़ी में हम पेट्रोल नहीं डाल सकते और पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। और प्रॉपर्टी अलग है तो यदि हमने अपोजिट कर दिया, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, तो वो जो गाड़ी है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका फंक्शन ही अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज ही अलग है। सीटेन नंबर डीजल की प्रॉपर्टी है कि जितने ज़्यादा लीनियर कंपाउंड होंगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी का डीजल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। मैंने ये भी बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से नॉकिंग ऑक्टेन नंबर, इन सब में से नॉकिंग ऑक्टेन नंबर, रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं गैशियस फ्यूल की। गैशियस फ्यूल में हमारे जो सिलेबस में है, ऐसे तो बहुत सारे फ्यूल होते हैं गैशियस फ्यूल, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोल गैस और ऑयल गैस। तो कोल गैस जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि कोल से ही बन रही होगी ये गैस। तो कोल हम इसमें यूज़ करते हैं, और कोल को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो कोक बनता है और कोल गैस भी बनती है। यदि आपको याद हो तो ऑटो हॉफमैन मेथड और बिहाइव ओवन मेथड में कोल से कोक बन रहा था और उसके साथ कोल गैस बन रही थी, लेकिन बिहाइव ओवन में बाई प्रोडक्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। इसमें जितने भी प्रोडक्ट थे बाई प्रोडक्ट, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे, और ऑटो हॉफमैन में हमने रिकवर कर लिए थे। अब यहाँ पे क्योंकि हम गैशियस फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो कोल से कोक में कन्वर्जन होगा, कोक को हम सेपरेट कर लेंगे। अब बात करेंगे कोल गैस की। तो कोल गैस में जितनी भी इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं या अलग अलग फ्रैक्शंस प्रेजेंट हैं,
उन फ्रैक्शन को डिफरेंट टावर से पास करके हम फाइनली प्योर कोल गैस को ले लेंगे। और वो जो प्योर कोल गैस हमने गैस होल्डर में कलेक्ट कर लिया, और जो भी कंपोनेंट हमें मिले, जो उसमें जितनी भी जिसको हम इम्प्योरिटी कह रहे हैं वो एक्चुअली में इम्प्योरिटी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कोल टार मिला तो वो कोल टार को हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ में ले सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन पर्पस में। ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लाइट ऑयल्स मिलेंगे, नैफ्थलीन मिलेगा, उनको सबको हम सेपरेट कर लेंगे और एज अ सॉल्वेंट भी हम यूज़ में ले सकते हैं लेबोरेटरी में। और जैसे कोल टार है उसको हमने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ले लिया। तो ये जो कोल गैस है वो है गैशियस फ्यूल की कैटेगरी में। इट इज एग्जांपल ऑफ गैशियस फ्यूल। दूसरा जो गैशियस फ्यूल जो कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने वाले हैं वो है ऑयल गैस। अब इसको ऑयल गैस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑयल से बनने वाला है। ऑयल कौन सा लेंगे हम इसमें? कैरोसिन ऑयल हम इसमें लेने वाले हैं। तो कैरोसिन ऑयल को हम क्रैक करके, एक फर्नेस होगा, उस फर्नेस के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम कैरोसिन ऑयल को लेंगे। ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, गैशियस फ्यूल का आप लेक्चर देखना, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैरोसिन ऑयल को हम फर्नेस में लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए लेते हैं जिससे कि प्रॉपर रिएक्शन हो सके। तो जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप लेते हैं तो वो जिसकी जो कैरोसिन होता है वो ब्रेक होता है, क्रैक होता है। तो जो क्रैकिंग हमने प्रोसेस पढ़ा था कि बिगर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो ये क्रैकिंग प्रोसेस से ऑयल गैस बनती है। जो बिगर मॉलिक्यूल है, कैरोसिन जो है वो बिगर मॉलिक्यूल है, वो क्रैक होके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और ये जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज ऑयल गैस। ठीक है, स्मॉल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको मिलकर यदि हम देखें तो वो ऑयल गैस ही है। कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ इस लो हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज ऑयल गैस। तो क्रैकिंग प्रोसेस से केरोसिन ऑयल से हम ऑयल गैस बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ऑयल गैस बनी है कि नहीं। शाइनिंग येलो गैस बननी चाहिए। तो एक उसका टेस्टिंग टैप होता है जहाँ से हम टैप को ओपन करके देखेंगे, नॉब को ओपन करके देखेंगे कि ऑयल गैस बनी है कि नहीं। तो जैसे चेक करेंगे, यदि येलो गैस निकल रही है उसमें, इसका मतलब है ऑयल गैस बन चुकी है, तो उसको हम गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया गैशियस फ्यूल, ऑयल गैस और ऑयल गैस के बारे में हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। अब जो है दो टॉपिक और बचे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कोई एपरेटस है कि नहीं? तो यस, उसके लिए दो एपरेटस है। सॉलिड फ्यूल और नॉन वॉलेटाइल फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हम कर सकते हैं बॉम कैलोरीमीटर से। ठीक है, और गैशियस फ्यूल की हम कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि गैशियस फ्यूल तो हम बॉम कैलोरीमीटर में नहीं रख सकते, उसके लिए हमें कोई और एपरेटस यूज करना पड़ेगा, और वो एपरेटस है जंकर्स कैलोरीमीटर। तो सॉलिड फ्यूल और नॉन वॉलेटाइल फ्यूल के लिए तो बॉम कैलोरीमीटर है, और गैशियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू यदि फाइंड आउट करनी है तो हमें जंकर्स कैलोरीमीटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें फिर वो फाइंड आउट करके HCV और LCV कैलकुलेट करते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल आता है, या तो इसका न्यूमेरिकल आता है या फिर इसका डेरिवेशन आता है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लेना। सारे लेक्चर आपको देखने हैं, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं लिक्विड फ्यूल पर। ये मत सोचना कि ये तो 1 घंटे का है, बट वो बहुत यूजफुल है। सारे लेक्चर आप देखना, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बता रखे। इसमें भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो वो सभी हमको पढ़ने हैं। ये नहीं कि हम केवल वन शॉट देखकर चले गए, तो वन शॉट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, तो आपको डिटेल जो वीडियोस हैं वो जरूर देखते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक है ऑरसेट एपरेटस। ऑरसेट एपरेटस क्या है? वो एक ऐसा एपरेटस है जिसके अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि जो फ्लू गैस है, जब कंबशन प्रोसेस हो जाता है तो कंबशन प्रोसेस के बाद जो फ्लू गैसेस निकलती है, जो पाइप से जो गैसेस, फ्लू का मतलब होता है पाइप्स, स्मॉल बहुत बारीक पाइप्स होते हैं, तो उनसे जो गैसेस रिलीज होती है, उन गैसेस को हम टेस्ट करते हैं ऑरसेट एपरेटस से कि कंबशन प्रोसेस पूरा हुआ है कि नहीं। तो क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है,
और नाइट्रोजन कितनी है। तो इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा आनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि अच्छे से बनी है इसका मतलब कंबशन प्रोसेस हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनी है इसका मतलब है कि इरेगुलर कंबशन हुआ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। और ऑक्सीजन ज़्यादा बच रही है इसका मतलब है कि एक्सेस में ऑक्सीजन हमने दे दी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए विच इंडिकेट्स दैट कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। कार्बन मोनोऑक्साइड कम होनी चाहिए, जितनी कम है इसका मतलब है कंबशन प्रॉपर हुआ है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगा इसका मतलब है कंबशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है। और ऑक्सीजन भी कम होनी चाहिए, यदि ऑक्सीजन ज़्यादा है इसका मतलब एक्सेस में हमने ऑक्सीजन दे दी। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एज सच उसमें कोई यूज़ नहीं होता कंबशन में, तो ये तो बहुत ही कम होनी चाहिए क्योंकि ये एज अ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है पूरा चैप्टर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आरटीयू में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 5 साल के पेपर से निकाले हैं, आरटीयू पेपर से। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, एक्सप्लेन कैलोरीफिक वैल्यू, टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, टाइप्स ऑफ फ्यूल विद एग्जांपल, इसमें एग्जांपल देना पड़ सकता है। कंबशन, व्हाट इज कंबशन, तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। गिव डिलॉन्ग्स फार्मूला, इसमें फार्मूला देना है और एचसीवी का फार्मूला आ जाएगा और एलसीवी का निकालना है जो मैंने आपको बताया था, एचसीवी माइनस 0.09H इंटू 587। या यूनिट्स पूछ ली जाती है कई बार कैलोरीफिक वैल्यू की, और रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो 5 साल के पेपर में से निकाले जो जनरली पूछे जाते हैं, तो ये एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फोटो भी आप ले लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 इयर्स के पेपर्स में से मैंने अलग करके सेग्रीगेट करके यहाँ पे लिखे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन से आते हैं? ऑटो हॉफमैन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉकिंग ऑक्टेन नंबर, बॉम्ब कैलोरीमीटर या जंकर्स कैलोरीमीटर का या तो डेरिवेशन पूछ लिया जाता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। नाइट्रोजन एस्टिमेशन, अल्टीमेट एनालिसिस में से नाइट्रोजन एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछी जाती है। बर्जियस मेथड को पूछा गया है कि कैसे हम सिंथेटिक पेट्रोल को बना सकते हैं। क्रैकिंग, व्हाट इज क्रैकिंग एंड एक्सप्लेन फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग और मूविंग बेड। तो फिक्स्ड बेड या मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग में से एक चीज पूछी गई है, कभी फिक्स्ड बेड पूछ ली गई तो फिर नेक्स्ट टाइम मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग पूछी गई है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंबशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ये आप ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल का रेशियो रहेगा वो 50% रहेगा, 50% थ्योरी का और 50% न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल आपको कोई भी नहीं छोड़ने हैं। मेरा जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है वो आप जरूर देख लेना और सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आएंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और लास्ट का जो ये है ऑयल गैस, कई बार गैसियस फ्यूल में से ऑयल गैस पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको सबको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अच्छे से आपको बताया है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है। डायग्राम याद करके आप अपने आप थ्योरी लिख सकते हो। तो ये सब मैंने आपको आज सारी चीज़ें बता दी है क्या इंपॉर्टेंट है और सारे वीडियोज़ आप देख लेना, ठीक है। इसकी आप पिक्चर ले फोटो ले लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यूनिट 2 कंप्लीट होती है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई थी बट मैंने आपको अब रिवाइज भी करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अच्छे से आप इसको करना और लोगों को भी बताना, शेयर करना, जिससे कि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।